फिर संकल्प निहारा जाए, फिर रावण संहारा जाए, सारे काम ताक पर रखिए, जय श्री राम पुकारा जाए। नमस्ते, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य मुकेश मिश्रा और आप देख रहे हैं द कैजुअल टॉक। आज मेरे साथ प्रसिद्ध कलमकार चंदन द्विवेदी जी है। सर, वेलकम टू द कैजुअल टॉक। थैंक यू, धन्यवाद। सर, चंदन द्विवेदी से कलमकार चंदन द्विवेदी बनने का सफर की शुरुआत कैसे हुई थी सर? आदित्य जी, वो एक दौर था, मैं अरवल जिले का रहने वाला हूँ, बिहार का अरवल जिला, और जो कि अपने रक्तपात के लिए ज़्यादा जाना गया। कभी अरवलिया कागज़ वहाँ का मशहूर हुआ करता था, सोन नदी के कुछ ही दूरी पर है वो। लेकिन एक जो वर्ग संघर्ष और जाति संघर्ष की स्थिति आई, मैं उस समय 6ठी-7वीं क्लास में रहा हूँगा। उस दौर में जो रक्तपात हुआ, उस रक्तपात में जो मैंने पीड़ा देखी, उस पीड़ा से वो कलमकार जागृत हुआ, मैं उसे ही मानता हूँ। और आरंभ में कुछ पैरोडी रचनाएं लिखा करता था, यूं ही उस समय सचिन तेंदुलकर की बैटिंग देख करके भी वो आनंद भी, कहते हैं कविता और लेखन दोनों, आनंद और पीड़ा दोनों से आता है। तो वो उस समय भावनाएं जागृत हुई और वो आगे चल करके धीरे धीरे विकसित हुई। पढ़ाई के दौरान स्कूली जीवन में हर कोई आंखें चार होना, दो हाथ हो, चार हाथ होना, दो हाथ होना, दो हाथ होना सड़कों पर, तो वो दौर आता है। तो वहीं से वो कलमकार जागृत हुआ मेरा, और फिर धीरे धीरे फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता में आना एक दुर्घटना है। दरअसल हमारे घर में एक परंपरा रही थी कि सबको शिक्षक बनना है। अच्छा, तय था? हाँ, तय था, पहले से ही, वो जन्म से ही लिख दिया गया था कि बेटा तुमसे शिक्षक बनना ही हो पाएगा। मतलब जन्म हुआ तुम शिक्षक बनोगे। बचपन में लोग पूछा करते थे कि किसको क्या बनना है, तो हम लोग सीधे कहते थे कि टीचर बनना है, शिक्षक बनना है। पिताजी भी हमारे शिक्षक रहे संस्कृत के, हमारे चाचा जी भी शिक्षक रहे, दादाजी भी शिक्षक थे, चचेरे चाचा जी शिक्षक रहे, तो सब कॉलेज में कहीं ना कहीं रहे। तो वो उसी समय वो जो कहते हैं ना, संस्कार जो होता है, जी जी, वो संस्कार कर दिया गया कि बेटा आपका शिक्षक संस्कार कर दिया गया है, आपको शिक्षक ही बनना है। तो अभिव्यक्ति, उसके पीछे वजह ये रही कि अभिव्यक्ति की एक स्वतंत्रता होती थी, समाज में एक सम्मान होता था शिक्षकों का। अब धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, वो नियोजन की वजह से क्षरण हो रहा है या अन्य कारणों से हो रहा है, उसके पीछे बहुत बड़ा समाज शास्त्रीय अध्ययन है। तो वहाँ से हम चले पत्रकारिता के दिनों में आने। पत्रकारिता की पढ़ाई करने से पहले ठीक हम संस्कृत से उस समय कर रहे थे, पोस्ट ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से जी। और हिंदी विभाग में विभागाध्यक्ष हुआ करते थे बलराम तिवारी, जो हिंदी के बहुत प्रख्यात विद्वान हैं और भाषाविद भी हैं। तो उनसे संपर्क रहा करता था, और उन्होंने कहा यार तुम बोलते बहुत अच्छा हो, तुमको पत्रकार होना चाहिए। तो वो जो होना चाहिए उन्होंने कहा ना, वहाँ से फिर धारा मुड़ गई मेरी, वहाँ से मेरी धारा मुड़ी, और फिर मैंने पत्रकारिता की पढ़ाई वहाँ से की। बाकी फिर हिंदुस्तान में हूँ और हिंदुस्तान में रहूंगा, भले कितने कह दिया जाए ब्राह्मणों भारत छोड़ो। नहीं तो परिवार का कोई विरोध नहीं हुआ कि हाँ भाई शिक्षक बनना था, तुम बन गए? हाँ, एक बात उठी कि आपको तो पढ़ाई करनी थी। ये मेरे चाचा जी थे, वो पत्रकारों की दीन दशा दुख जो है देख चुके थे उन्होंने अपने दौर में। तो उन्होंने कहा कि ये चुनौतीपूर्ण काम है। अच्छा। दो वजह थी, एक तो पैसे कम होंगे यहाँ प्रिंट मीडिया में, दूसरी बात कही जाती थी कि रिस्क जॉब पर होगा। लेकिन मेरे अंदर का जो है ना भाव, वो कह रहा था कि नहीं, तुम सही दिशा में जा रहे हो। मैंने उनसे कहा कि देखते हैं, हम कर सकेंगे इसको और बेहतर कर सकेंगे। आज सब अच्छा है, सबका सहयोग है, सब अच्छा चल रहा है। 11 साल हो गए हिंदुस्तान में काम करते हुए। ये प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया तो बिल्कुल अलग है, तो क्या अभी प्राथमिकता दी जाती है प्रिंट मीडिया को वहाँ पे? देखिए, प्रिंट मीडिया के सामने चुनौती तो है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया, लेकिन वहाँ वही है कि वेरिफिकेशन नहीं है। कौन सी ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुल गई है, सोशल मीडिया कौन सी सूचना डाली जा रही है, वो कितनी पुष्ट है, अभी भी करने के लिए लोग प्रिंट मीडिया की ओर देखते हैं। चैनलों पर आज के दौर में जब कुत्ते लड़ाए जा रहे हैं बिठा करके, तो ऐसे दौर में प्रिंट मीडिया की साख है, और अदालतें भी संज्ञान लेती हैं इसी के साख की वजह से ही। तो ऑथेंटिसिटी की जो बात हम करते हैं ना, प्रामाणिकता की बात करते हैं, अभी भी अखबार उसमें आगे है और वो आगे बना रहेगा अगर अच्छे लोग आते रहेंगे और ये संघर्ष कलम का चलता रहेगा। तो नहीं, फिर भी एक होता है ना कि पत्रकार, जो नए पत्रकार होते हैं, कलमकार होते हैं, वो कंटेंट क्रिएशन करके सोशल मीडिया की ओर चले जाते हैं, प्रिंट मीडिया में नहीं जा पाते हैं। रीजन कुछ तो रहा होगा ना सर? देखिए, आज महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई है सबकी, ठीक है, सबके खर्च बढ़ गए हैं, और प्रिंट मीडिया में काम करना बहुत आसान नहीं है। आप यहाँ आप देखेंगे, यहाँ करोड़पति पत्रकार नहीं पाए जाते हैं। यहाँ खाकपति भी रहेंगे, लेकिन स्वाभिमान उनके बड़े होंगे। वो जानते हैं कि आवश्यकताएं हमारी पूर्ण हो जाती है, उसके बाद का जीवन देखा जाएगा कैसे चलेगा, वो कर लेंगे हम। लेकिन हाँ, तो प्रिंट मीडिया की ओर जाने के पीछे अच्छा लेखन बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ एक बार जो चीज़ें मुद्रित हो गई, एक बार जो प्रिंट हो गया, उस पर आप संशोधन नहीं कर सकते, वहाँ आपके पास ऑप्शन है। तो चुनौती प्रिंट मीडिया के लिए ये लेखन की चुनौती है, और वो सशक्त बनाती है इसलिए कि वहाँ प्रिंट मीडिया की ओर जो जा रहा है वो दृढ़ विश्वासी ज़्यादा है, उसको अपने लिखे पर यकीन ज़्यादा है, वो अपने लिखे पर टिका रह सकता है।
बाकी जगहों पर एडिटिंग ज्यादा चलेगी, यहाँ तो एडिटिंग चलेगी नहीं, एक बार मुद्रित हो गए तो हो गए। मतलब मिस्टेक के बाद रिटेक का कोई हाँ, कोई मौका नहीं है यहाँ। सोशल मीडिया पे तो ऑप्शन होते हैं, सोशल मीडिया पे आपको एडिट करने का ऑप्शन, यहाँ एडिट का कोई ऑप्शन नहीं। तो आप लिखेंगे तो प्रामाणिक तरीके से पुष्ट करके जांच करके लिखेंगे, और यही इसकी साख के पीछे वजह है। तो आत्मबल जिसका ज्यादा मजबूत होगा वो प्रिंट मीडिया की ओर अभी रहेगा। मीडिया में राजनीतिक हस्तक्षेप सही है या फिर गलत है? राजनीतिक हस्तक्षेप कहीं भी सही नहीं है, चाहे वो मीडिया हो, धर्म हो, समाज हो। राजनीतिक हस्तक्षेप वहां नहीं होना चाहिए। सामंजस्य तो बैठाना पड़ता होगा ना। देखिए, वो तो करना पड़ेगा, क्योंकि जनता और लोकतंत्र की जो बात हम करते हैं तो उसमें राजनीतिक दल का भी अपना महत्वपूर्ण स्थान है। कार्यपालिका, न्यायपालिका सब है उसमें, और सरकार की नीति और लोगों के बीच में पुल पुलिया बनाने का काम करते हैं पत्रकार। जो सरकार की नीतियां हैं वो नीतियों को पहुंचाना है, और जो जनता का फीडबैक है वो सरकार तक पहुंचाना है कि यहाँ समस्या है। तो समस्या और समाधान के बीच के जो रास्ते हैं वो पत्रकार ही तय करेगा, वो तो अखबार ही तय करेगा। तो अखबार उस रोल में है, तय कर रहा है। हस्तक्षेप होते हैं, हस्तक्षेप कभी उस पर हावी, कभी वो उस पर हावी, तो वो दौर चलता रहता है। पत्रकारिता पेशा है या फिर धर्म है? मुझे लगता है कि आज के दौर में पेशा है, मतलब वो लेकिन उस पेशे में टिका रह सकता है वो पत्रकार धर्म का पालन करके। अच्छा, ये तो पॉलिटिकल बातें हो रही। नहीं, ये बिल्कुल स्पष्ट है, वो ये एक प्रोफेशन है। हाँ जी। इस प्रोफेशन में वही टिक सकता है जिसको पत्रकारिता धर्म निभाने आता है, वरना आप टिक नहीं सकेंगे। इतने माया मोह, इतने तत्व हैं कि वो आपको प्रभावित करेंगे। आपको कितना प्रभावित होते हैं आप पे निर्भर करता है। मतलब डिस्ट्रैक्शन यहाँ भी है? हाँ, खूब है डिस्ट्रैक्शन खूब है। तो कवि सम्मेलन में जाने की क्या वजह है फिर आपकी पत्रकारिता के साथ साथ? एक मेरी रचना है कि जमीन नहीं आसमां का अनुभवी होना पड़ता है। अच्छा। गैरों के पास खुद से अजनबी होना पड़ता है, और जब मुल्क में हो नफरत और इश्क में सियासत, तब पत्रकार को कवि होना पड़ता है। क्या बात है सर। तो वो जो अखबारों में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप लिख रहे हैं, लेकिन उसकी जो बाकी बातें बची रह जाती हैं, जिसको न्यूज और व्यूज के रूप में आप कहते हैं। तो अखबार न्यूज तक सीमित है, और व्यूज जो आते हैं वो कविताओं से आते हैं। तो व्यूज को मैं कतरन के रूप में बाहर कर लेता हूँ, उसको अखबार पर हावी नहीं होने देता हूँ, उसको कविताओं के रूप में कहता हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया या फिर जो मीडिया चैनल्स होते हैं उसमें टीआरपी का बहुत खेल होता है कि टीआरपी के लिए ये करो वो करो। प्रिंट मीडिया में ऐसा कुछ होता है? सब कुछ है, उसमें सर्कुलेशन है। आप देखिए, जो भी आप बात कहना चाहते हैं तो आप अपनी पहुंच बढ़ाना चाहते हैं जी, ठीक है। अखबार भी पहुंच बढ़ाने के प्रयास में रहता है, और यही कारण हुए कि पहले अखबारों के संस्करण कम हुआ करते थे, बाद में अब देखें जिलेवार संस्करण हो बढ़ते चले गए, तो गाँव की ओर बढ़े। वो जो पाठक वर्ग जो अछूता था, वो अपनी जगह की खबरों से अछूता था, उस तक अखबार पहुंचने की कोशिश में। अभी भी आप जाएंगे, बहुत से गाँव में अखबार नहीं पहुंचता है। तो एक बहुत बड़ा पाठक वर्ग समाचार से अभी भी वंचित है। अब मोबाइल हो, धन्यवाद इसका कीजिए कि मोबाइल ने वो चीज़ें बढ़ाई हैं उन तक पहुंच। तो मोबाइल ने, आप देखेंगे कि पाठक वर्ग अखबारों का अलग है, टीवी का अलग है, सोशल मीडिया का अलग है, और अभी भी बहुत सारे पाठक व्यूअर्स वंचित हैं खबरों से, सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में भी। तो सबके पास स्कोप है, सबकी नहीं, पिछले कुछ समय से देखा गया है कि बहुत सारे पत्रकार जो सो कॉल्ड अपने आप को पत्रकार कहते हैं, भीड़ बढ़ गई लोगों की। होगा, खोटे सिक्के रहेंगे तभी तो असली सिक्के चलेंगे। और अगर खोटे सिक्के चल गए तो वो उनकी आयु नहीं होगी, उनका क्षरण हो जाएगा, वो टिकेंगे नहीं। मानक इतने तय है, सामाजिक मानक एक है ना। वो समाज जो व्यूअर्स है, वो आज व्यूअर्स उतना मूर्ख नहीं है, वो सब कुछ समझता है, क्या देखना चाहिए, और इतना ही नहीं, वो तय करता है, वो ठीक है ना, वो आपको ब्लॉक करेगा, ठीक है, अनसब्सक्राइब करेगा। तो ये सारी चीजें आपको हटा देगा। आप ज्यादा तो किसी भी खबर को सत्यापित करने का एक तरीका सिर्फ प्रिंट मीडिया ही है? नहीं, ऐसा नहीं है। आज के समय ललन टॉप को देखिए आप किस मुकाम पर है, ठीक है। आप देख सकते हैं, अगर अखबार ही प्रामाणिक हो और टीवी चैनल प्रामाणिक नहीं हो तो ऐसा नहीं है, कुछ है प्रामाणिकता तो हर जगह, तभी वो टिके हुए हैं, तभी वो हैं और तभी वो टिके रहेंगे। मैंने कहा कि सबके व्यूअर्स अलग हैं, आपको रुचिता क्या है, आपका टेस्ट क्या है, इस पर डिपेंड करता है। अब आपका टेस्ट करप्ट है तो आप जा सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि कौन करप्ट है, उसकी ओर जा सकते हैं। लेखनी में लेखकों के साथ बहुत बार ये दिक्कत होती है कि आपने कुछ लिखा और आपने देखा कि आप ही की चीज उठ के कहीं और चली गई, किसी और नाम से प्रकाशित हो रही है। तो इस चीज को कैसे कम किया जाए, खत्म किया जाए? ये बौद्धिक संपदा का अधिकार जो हम इसको कहते हैं, कॉपीराइट की बात, अभी भी हमारे यहाँ ये चीजें हैं। इस पर नियम कैसे हो, कैसे इससे लड़े, इस पर अभी भी बात चल रही है।
और कंटेंट चोरी के मामले बढ़ रहे हैं। खूब पीएचडी में तो खूब हुआ करते थे। आप उठा करके देख ले कॉलेजों के पीएचडी तो ज्यादातर आपको वही कॉपी पेस्ट ही मिलेंगे, होते थे कॉपी पेस्ट। तो वहां भी सरकार पहल कर रही है, उस दिशा में भी काम हो रहा है, लेकिन ये कॉपी पेस्ट चलता रहेगा। लेकिन इससे डरना नहीं चाहिए। ठीक है, अंडे चुराने से मुर्गी बांग थोड़ी हो जाती है। ठीक है, मुर्गी बहुत सारे साहित्यकार इवन मैं भी यूज करते हैं। हाँ, तो ये इससे नहीं डरना चाहिए, निडरता से लिखना चाहिए। ठीक है, जो चोरी करते हैं ना, उनके अंदर भी आत्मा है। एक दिन उनको धिक्कारता है, बैठ करके अकेले में बैठते हैं ना, तो कहते हैं यार मैं लिख सकता था, मैंने कुछ तो गलत किया। हाँ, मैंने गलत किया है, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो नए कलमकार जो आते हैं, जो लिखते हैं, आजकल सौंदर्य एक प्रमुख विषय बन चुका है सबके लिए, बाकी नौरस भी तो है। तो ऐसा क्यों होता है कि हाँ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके सब कूद पड़ते हैं, एक ही शब्द एक ही शैली? उस शैली से बचना होगा। मैं तो वही कहता हूँ कि महलों के वैभव पर लिखना तो सबको आशा लगता है, लेकिन वसुधा का दर्द कहाँ महलों के मन में बसता है। क्या बात है। दिन रात तड़पती आंखों का जो नीर लिखे वो लेखक है, नंगे पैरों के छालों का जो पीर लिखे वो लेखक है। तो आपको पीर लिखना होगा। आप केवल सुंदरी और सौंदर्य के बीच रहेंगे लेखन करेंगे तो वह लेखन नहीं, वह भी एक लेखन का एक रूप है, उसका भी एक भाव है। लेकिन उस पीड़ा से आप समाज के उस वंचित वर्ग की बात कौन कहेगा अगर लेखक नहीं कहेगा तो। दूसरी बात ये कि एक बड़ा अंतराल है। आज भी हमको जब कुछ भी कहना होता है तो हम प्रेमचंद के गोदान की ओर जाते हैं, प्रेमचंद की का ही आसरा लेते हैं, रेणु की ओर ही जाते हैं। जी जी जी। ये जो नया गैप, ये जो गैप है, ये कलम की हार है, ये कलम की एक पराजय है कि आदमी हमको 100 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले के रचनाकारों को ही कोट करना पड़ता है, उद्धृत करना पड़ता है। लेकिन अब नए लेखक आ रहे हैं, लिख रहे हैं, और नीलोत्पल मृणाल को आप देख रहे होंगे कि कैसे माटी का धुरखेल वो आप देखेंगे लाल किले पर उड़ा रहे हैं। इलाहाबाद के लड़के उनका बहुत फेमस, वो अलग अलग शहरों में जा रहे हैं, यूथ के बीच काफी पॉपुलर है। तो अब लेखन हो रहा है। आप देखेंगे डार्क हाउस उनका उपन्यास पढ़ेंगे, यार जादूगर पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि नहीं। आपका तो ज्यादातर संयोजन उनके साथ ही होता है। एक तो बिहारी बुद्धि जी, बिहारी मन, एक वजह ये है। हाँ। और आपसी तालमेल है, सहजता है, बॉन्डिंग है जी। और ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हाँ, कुछ लोगों से मंच पर मैंने परहेज कर रखा है, वो परहेज जरूरी है। जो बिहारी अस्मिता के साथ खेल रहे हैं, एक तरफ बिहार का वो गान करेंगे, दूसरी तरफ बिहारियों का मजाक उड़ाएंगे। तो बहुत सारे तो ऐसे मिलेंगे आपको। तो उनको दो सबसे बड़ी चीज क्या है, खुद को ग्लोबल बनाने के चक्कर में वो लोकल कहलाना नहीं चाह रहे हैं। आप देखेंगे बिहार के लड़के जब चले जाते हैं दिल्ली और थोड़ा सा फेमस हो जाते हैं तो अपने आप को नीचे लिखना करेंगे, दिल्ली से फलाना, वो नहीं कहेंगे कि बिहार से। मुझे लगता है ये हीनता बोध क्यों है। अब खुद की ब्रांडिंग के लिए आप बिहार कर सकते हैं, ब्रांड बिहार बनाइए, क्या जरूरी है। कुछ तो वजह रही होगी ना सर इसकी, क्योंकि बिहार से ही दिनकर निकले हैं, बिहार से नागार्जुन निकले, बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने साहित्य के नाम को एक अलग शिखर पे लेके गए वो साहित्य। बिल्कुल। तो अभी क्या खास ऐसी वजह रहेगी कि आज के डेट में लोग कतराते हैं खुद को बिहारी कहने से? एक तो वो जो दौर चला था मुंबईकरों के बीच में बिहारियों को भैया कहने वाला। अच्छा, हाँ। वो वहां से हीनता बोध कराया गया, लेकिन हीनता बोध है नहीं किसी बिहारी में। आप देख ले एक लड़के, आप आशिक कौशिक को देखेंगे अगर छाया निकाल रहे हैं उसमें, आप देखेंगे अगर जुगल किशोर को देखेंगे, आप विश्वजीत को देखेंगे, ऐसे कई लड़के हैं जो कई लेवल पे काम कर रहे हैं और वो खुद को बिहारी करने में सब थोड़े महसूस करते हैं, गर्व से कहते हैं कि हाँ, प्राउडली कहते हैं कि बिहारी है। ठीक है। पिछले कुछ समय मंचीय कवि की बाढ़ आ गई एक तरीके से, और ऐसे कवि आजकल कम देखने को मिलते जिनकी रचना को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। कारण मुख्यतः क्या है सर इसका? वही आपने कहा ना कि आप कंचन कामनी के पीछे लिखते रहेंगे तो फिर पाठ्यक्रम तक नहीं आएगा जी। आपको बात करनी होगी, आपको प्रकृति की बात लिखनी होगी, आपको प्रकृति संरक्षण की कविताएं लिखनी होंगी, आपको पोल्यूशन पर बात करना होगा। आज के विषय बदल गए हैं, समस्या आज दूसरी है। उन समस्या मूलक कविताओं पर आप बात करेंगे तब तो उसको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। पाठ्यक्रम में शामिल करने के एक नियामक तत्व है, वो पूरे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों को केवल पढ़ाया जाए सुरा सुंदरी, वो सही नहीं है। बच्चों के बीच तो वो कहते हैं ना, हमारे कुंबे के बड़े कवि ने कहा है कि केवल मनोरंजन में कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो अगर उचित उपदेश का अभाव होगा तो फिर तो कविता वो पहुंच नहीं बना पाएगी उन पाठकों तक जिन तक पहुंचना चाहिए। बेसिक्स क्या होना चाहिए एक लेखक के लिए कि हाँ मुझे ना इस चीज को फॉलो करना चाहिए लेखनी के समय? आपको अपने इर्द गिर्द में ही चीजें मिलेंगी। पत्रकार और कवि, उसको लेखन के लिए कहीं हिमालय की तराई में जाने की जरूरत नहीं है। अगर खबरें लिखनी है तो आपको अपने आसपास की समस्याओं को देखना होगा। बतौर कवि अगर आप लिख रहे हैं तो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को लिखिए। आप समाज के प्रति तो नैतिक जिम्मेदारी होती है ना, बिल्कुल कलम की जिम्मेदारी है, और अगर आप कलमकार हैं तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपको करना है ऐसा।
ये मतलब होती है लोगों की। सर भगवान राम आपके फेवरेट कैरेक्टर रहे, मैंने बहुत सारी कविताएं देखी जिसमें आपने राम को कोट किया है, तो ये सनातन का प्रभाव है या फिर एक मैथोलॉजिकल कैरेक्टर का प्रभाव है आपके ऊपर? आप देखेंगे कि तो राम को मर्यादा, भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम का दर्जा मिला और आए तो इस पृथ्वी पर अवतरित तो हुए सभी। आप देखेंगे जयदेव का जो पूरा दशावतार स्तुति जयदेव ने लिखी है और मत्स्य अवतार से लेकर के देखेंगे तो जब उस पर क्रमिक विकास, लोग चार्ल्स डार्विन को पढ़ते हैं, मैं तो ये भी कह रहा हूँ आपके व्यूअर्स जितने भी हैं उनको कि एक बार दशावतार पढ़ें। चार्ल्स डार्विन को आपने खूब पढ़ा, दशावतार पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि कैसे क्रमिक विकास उसमें बताया गया है। पहले मत्स्यावतार, कच्छपावतार, पहले जल में जीवन हुआ, जी बिल्कुल, फिर कछुए के रूप में आया, है ना, फिर शूकर वराहावतार जिसको कहते हैं, वराहावतार जी, है ना, तो परशुरामावतार, नृसिंह अवतार, परशुरामावतार और कंप्लीट मानव के रूप में राम आए। तो कंप्लीट अगर मनुष्यता की बात की जाएगी तो भगवान राम का नाम लिया जाएगा और भगवान राम किसी भी सनातनी के लिए सबसे उदात्त चरित्र वाले जो अगर हैं कोई मर्यादा पुरुषोत्तम, इसीलिए उनका कहा। इंग्लिश लिटरेचर हमेशा से हिंदी साहित्य के ऊपर हावी रहने की कोशिश क्यों करता है? वो अंग्रेजीदा लोग हैं, वो रहेंगे क्योंकि वो उनकी मानसिकता, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति की मानसिकता ही है कि आप संस्कृति को दबाइए, आप भाषा को दबाइए। लेकिन हिंदी मुखर रही है कहाँ। हरिवंश राय बच्चन से एक बार किसी ने कहा कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक कविता है, कितनी बढ़िया है, व्हाट्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर, ऐसे उसका बहुत सुंदर अनुवाद किया उन्होंने और वो अनुवाद काफ़ी प्रचलित है। वो कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने तकिए के नीचे उन कविताओं को लिख करके रखते थे। वो कविता थी कि गहन सघन मनमोहक वंतर मुझको आज बुलाते, उन्हीं की पंक्तियों का अनुवाद है। गहन सघन मनमोहक वंतर मुझको आज बुलाते हैं, लेकिन किए जो वादे मैंने याद मुझे वाते हैं, अभी मुझे आराम कहाँ, मूक निमंत्रण चलना है, अभी तो मिलो यारो मुझको मिलो चलना है। तो वो कविताएं उस रूप में भी लिखी जाती है। हावी होने की जो है ना, संस्कृतियों के हावी होने का, संस्कृतियों का संघर्ष रहा है, वो आगे भी रहेगा। अब संस्कृतियां आएंगी, आपको कुछ देर के लिए नष्ट कर सकती है, लेकिन सनातन कहाँ नष्ट होने वाला है, जिसका नाम ही सनातन है, जो शाश्वत है, वो पहले भी था आगे भी रहेगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ जब भी मुझे लगता है कि कहीं पर मुझे मुखरता से बात करनी चाहिए तो मैं खुल के कह देता हूँ कि फिर संकल्प निहारा जाए, फिर रावण संहारा जाए, सारे काम ताक पर रखिए, जय श्री राम पुकारा जाए। तो जय श्री राम का उद्घोष तो होना ही चाहिए। ये तो बहुत ज्यादा फेमस कोट आपका था। हाँ, ये दरअसल बात यहाँ हुई, आज के दौर में एक बात चली है कि जय श्री राम नहीं कहिए, जय सिया राम कहिए। आप देखेंगे कई सारे जगहों पर और लोग जय श्री राम, कुछ लोग उसके प्रभाव में आकर के कहना बंद कर रहे हैं। लेकिन स्त्री शब्द क्या है? स्त्री शब्द की व्याख्या, स्त्री हमारे लिए यंत्र है। हम ओम और स्त्री मंगल सूचक शब्द के रूप में रखते हैं। बिल्कुल, जब भी कुछ काम की शुरुआत करनी होती है तो हम ओंकार नाम लेते हैं, स्त्री का नाम लेते हैं, हम अपने पिताजी का नाम लेते हैं, या किसी भी व्यक्ति को अगर प्रतिष्ठा देनी होती है तो उसके नाम के आगे स्त्री लगाते हैं जी। तो स्त्री से परहेज क्यों? असल में शब्दकोश जो है ना, वो शब्दकोश देखना लोगों ने बंद कर दिया है और एक किसी सेलिब्रिटी ने किसी शब्द की गलत व्याख्या कर दी तो बस वो व्याख्या चल रही है, उस व्याख्या पर बात होनी चाहिए। स्त्री मतलब लक्ष्मी होता है। जी जी जी। तो वो लक्ष्मी, आप भगवान राम को कैसे अलग कर सकते हैं लक्ष्मी से? सीता तो लक्ष्मी रूप ही नहीं रही थी। हमने उस पर भी लिखा कि श्रीबिन मेरे राम कहाँ है, श्रीबिन जग में धाम कहाँ है जी, श्रीबिन कहाँ गणेश हैं, श्रीबिन जग में नाम कहाँ है। नहीं, पिछले कुछ समय में भगवान राम के कैरेक्टर पे बहुत ज्यादा सवाल उठाए गए, हिंदुस्तान में खास करके। वजह राजनीतिक ही रही होगी, मेन मुख्यतः इसका क्या कारण रहा है? कुपड़ों की जमात भगवान राम के चरित्र पर उंगली उठाती है और कुपड़ों की जमात उठाती रहेगी। उन्होंने अध्ययन नहीं किया भगवान राम का। मैं भी अभी बहुत ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा अध्येता हूँ, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है अपने घर में बचपन से आकर के, रामचरितमानस पढ़ा, रामायण पढ़ी और आज भी पढ़ते सुनते रहते हैं। अपने पिताजी से भी पढ़ते हैं, आस पड़ोस के लोग भी से भी सुनते हैं, या कहीं हम व्याख्यानों में जाते हैं। तो अभी हाल में आचार्य किशोर कुणाल जी ने उन्हीं भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश की थी। 2 दिन पहले ही राजधानी में एक गोष्ठी का आयोजन हुआ था जहाँ भगवान राम को लेकर के जो आपके मन में सवाल थे वहाँ जाकर के सवाल पूछ सकते थे। तो उन सवालों के जवाब अब जब तक आप पढ़ेंगे नहीं ना तब तक आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूनिवर्सिटी के ज्ञान लेके सारे मतलब अंधकार कुछ होता नहीं है। आदित्य जी, आपका नाम आदित्य है, आप तो खुद सूर्य के पर्यायवाची हैं। अंधकार कुछ नहीं होता है, प्रकाश का अभाव होता है। वैसे ही अज्ञान कुछ नहीं होता है, ज्ञान का अभाव होता है। तो जब तक आपको ज्ञान का प्रकाश जागृत नहीं करेगा तब तक तो आपको लगता रहेगा कि भगवान राम नहीं। तो कौन किसको मान रहा है? फलन वहां एक देख लेंगे, उल्टा है हमारे आगे। तो ये दर्प है, ये दम्भ है जी। और जैसे ही ज्ञान बढ़ता चला जाता है, ये दर्प दम्भ कम होता जाता है मनुष्य का। तो ये तो मनुष्य के गुण है, मानसिक गुण। उनको वैसा संस्कार मिला तो नहीं समझ रहे हैं।
जैसे उनको वो संस्कार, ज्ञान संस्कार भी, शब्द संस्कार होता है ना, शब्द संस्कार जैसे उनको मिल जाएगा तो फिर वो चीज़ें नहीं रहेंगी। नहीं तो एक लॉबी है ना जो काम करती है विरोध का। अब जैसे भगवा को उन्होंने आतंकवाद के साथ जोड़ दिया, कितना सही है कितना गलत है तो भगवान जाने। राजनीति पुरुष को अधम बनाती चली जाएगी। अच्छा, आपको उत्तम बनना है तो उत्तम मार्ग का, ऐसा नहीं कि राजनीति करने वाले लोग जो हैं सो सारे बुरे चरित्र के हैं, गलत चरित्र के। बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत ज्ञाता हैं और बहुत प्रभावी व्याख्यान देते हैं। भगवा को राजनीतिकरण जब किया गया तो राजनीतिकरण के दौर में ही भगवा को बदनाम करने की भी कोशिश हुई, और वो तो एजेंडा है, विदेशी पैसे हैं, विदेशी फंडिंग है। एक पत्रकार के तौर पे आप ये हाँ कह रहा हूँ, बिल्कुल खुल के कह रहा हूँ कि उनके बौद्धिक, उनको बोलने के लिए पैसे दिए जाते हैं, बोलने के लिए पैसे दिए जाते हैं, कई फंड है, वो इसी से जीते हैं। ठीक है ना। ये तो पत्रकारों के साथ भी होता है। ठीक है, आप मेरे लिए बोला, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, ऐसा तो होता होगा ना सर? बिल्कुल होता होगा। होता होगा कुछ, कोई भी देखिए, कोई भी क्षेत्र छूता। मैंने तो कहा कि राम और रावण हर युग में है, हर युग में मिलेंगे। हमारे बड़े भाई जैसे हैं, अच्छे शायर भी हैं देश के जाने माने, प्रताप सोमवंशी जी, जी। और हिंदुस्तान समाचार पत्र के संपादक भी हैं। वो कहते हैं कि राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे तो बाहर रखता था। तो वो रावण 10 चेहरे बाहर रखता था अपने दुर्गुणों के। आज के दौर का रावण जो है 10 चेहरे अंदर रख रहा है, तो पहचानना बहुत कठिन है कि कौन रावण है कौन राम है। तो बस ये बात है। आपको अच्छे लोगों के बीच आप खुद रहेंगे तो वाइब्स मिल जाते हैं आप। जी, आप और अब हर व्यक्ति जागृत है, वो समझ जाता है, आप मूर्ख नहीं बना सकते किसी को। ठीक है। प्रेम का क्या स्थान है आपकी जिंदगी में? प्रेम हर मनुष्य के जीवन में उत्थान ही देता है। अगर आपको पतन दे रहा है तो प्रेम नहीं है। एक कविता मेरी है वो कि प्रेम सोना प्रेम जगना, प्रेम में ही राह तकना, प्रेम मुझसे कह रहा है जब भी लिखना प्रेम लिखना। तो प्रेम पर ही वो पूरी कविता है। प्रेम हर मनुष्य के सद्गुणों का विस्तार करने वाला होता है, उसमें दुर्गुणों का विस्तार करने वाला नहीं होता है। तो प्रेम सकारात्मकता की ओर ही ले जाता है। प्रेम का ये नैसर्गिक लक्षण है, प्राकृतिक लक्षण है। बाकी तो उसमें जोड़ दीजिए बात। नहीं, आज के जो यूथ है उन्होंने प्रेम को वासना का रूप बना के रख दिया है। वासना प्रकृति के आरंभ से ही रही है जी। तो कहते हैं ना कि जैसा खाइए अन्न वैसा बनेगा मन, वैसा ही बनेगा तन। जी। तो आप मादक चीज़ों का सेवन करेंगे तो फिर मादकता ही आएगी, सात्विक चीज़ों का सेवन करेंगे तो सात्विकता का संचार होगा। और आज के युवा वर्ग को इतना बुरा मत रहिए, आज का युवा वर्ग प्रेम से, ठीक है। असल में हुआ क्या है ना, मैं बता रहा हूँ कि फिल्मों ने बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा है हम दर्शकों पर, और आज नायक खलनायक के भेद मिट गए हैं। आज आप देखेंगे कि इमरान हाशमी कुछ देर पहले अच्छा काम कर रहा है तो हीरो है, वो कुछ देर बाद मर्डर कर दिया खलनायक तो वो खलनायक के रूप में वहां पर है, वो खलनायक है उस फिल्म का, लेकिन नायकत्व तो भी उसका उसमें बचा हुआ है, उसको नायक के रूप में पूजा जा रहा है। जी। ठीक है। हमारी कहानियों में क्या था, पंचतंत्र हितोपदेश जैसी कहानियां हुआ करती थी जिन दिनों में, अब भी बच्चे पढ़ते हैं, और उसमें क्या था, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है, अंत में एक बात पूछी जाती थी। लेकिन आज फिल्म देख करके आइए, आपसे पूछा जाए कि क्या शिक्षा मिलती है बच्चों से, तो वो बताएगा वो उसको जो शिक्षा मिलती है। तो वो मैसेज जो समाज को देना होता है ना, पहले की फिल्मों में ये हुआ करता था, पहले के साहित्य में ये हुआ करता था कि वो बताता था कि ये चीज़ बुरा है तो देखो इसका पतन है। आज की फिल्में ये संदेश बहुत कम दे पा रही हैं कि ये चीज़ बुरा है तो इसका पतन है। वो दिखाता है कि ये बुरा है तो भी इसका उत्थान होगा, और यूथ तो प्रभावित होंगे ना, टारगेटेड ऑडियंस यूथ है उसके। सोशल मीडिया का क्या इफेक्ट पड़ता है लोगों की जिंदगी में? सोशल मीडिया जितना सही है, उसका इस्तेमाल अगर सही ढंग से करें तो सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है जी। लेकिन उसको सोशल रहने दे, तब तो उसको सोशल रहने नहीं दिया जाता है। वहाँ पर ध्यान थोड़ा सा आपको मेंटेन करना होगा कि आप स्क्रीन टाइम कितना गुजारते हैं, कैसे गुजारते हैं, उस आपके रचनात्मकता में बाधा बन रही है या उसका विस्तार कर रही है। नहीं, हिंदुस्तान का अगर समृद्ध इतिहास देखा जाए तो मीराबाई जैसी सात्विक प्रेमिका यहाँ पे रही है जो कृष्ण के प्यार में पागल थी, और उसे हिंदुस्तान की आज दुर्दशा है, ऐसा बलात्कार जैसी घटना यहाँ पे होते रहते हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप तो होगा ना। बहुत बड़ा। हमारी स्कूलिंग, सोशल स्कूलिंग जो है ना, वो खत्म होती चली जा रही है।
एक निडरता आज के नए बच्चों में आप देखेंगे समाज में। हम गांव में क्या थे, हम गांव में गलियों से गुजर रहे थे, ठीक है, बचपने में हर कोई गलत काम करता है, बुरा काम करता है, थोड़े बहुत बुरे काम करते थे। गांव का कोई बुजुर्ग अगर गुजर रहा होता था तो कम से कम गलत काम उस वक्त करना छोड़ देते थे और बहुत सीधा सज्जन बन करके नहीं बाबा हम ठीक थे, यहीं तो खड़े थे, कुछ नहीं कर रहे थे। तो सज्जनता बहुत थी, वो एक डर था, सामाजिक डर था। आज के यूथ में वो सामाजिक डर खत्म होता चला गया है। उसको अपने चाचा से डर नहीं है, उसको अपनी बुआ से डर नहीं है, अब तो पिताजी से भी डर खत्म हो गया है। तो वो जो चीज़ है ना, उसने बड़ा इम्पैक्ट छोड़ा है। वो सामाजिक जो डर है वो खत्म होता चला जा रहा है, और समाज का डर खत्म होता जाएगा तो समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारियां भी खत्म होती चली जाएंगी। नहीं, इसके लिए जिम्मेदार तो कंटेंट क्रिएशन जितना हो रहे हैं, सब भौकाल टाइप से दिखा रहे हैं कि हाँ किसी से डरना नहीं है, कुछ नहीं करना, ये सारी चीजें इफेक्ट डालती है क्या? मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी कि ये स्त्री सशक्तिकरण जैसे टर्म जो डेवलप किए गए, मानव संसाधन जैसे टर्म किए गए, कंपनियों में कर्मचारियों का अहित तब ज्यादा बढ़ गया जब मानव संसाधन आया। ये सशक्तिकरण शब्द जब से आया, स्त्रियां तब से और अबला बना दी गई। हमारे दौर में कौन सा आप देखें, गार्गेयी, अपाला, मैत्रेयी, विदुषी भारती, इवन रिसेंटली देखो महादेवी वर्मा जैसी लेखिका थी। आप प्राचीन दौर में भी चले जाइए ना, आप वैदिक काल में भी चले जाए तो ये ऋषिकाएं कही गई हैं, ये मंत्र दृष्टा रही हैं, इन्होंने मंत्र लिखा, देखा। मंडन मिश्र की पत्नी तो शास्त्रार्थ कर रही थी, विदुषी भारती की मैं बात कर रहा था। तो आप ये सब टर्म गढ़े गए हैं, ये सब टर्म गढ़े गए हैं। जिस सेक्शन को मजबूत करना होता है एक नया क्वाइन कर दिया जाता है वहाँ एक टर्म, तो वही चीज है। विरोध का एक नया तरीका बायकॉट निकल चुका है आज के डेट में। हाँ ठीक है, नहीं देखना अलग बात है, सोशल मीडिया पे जाके क्यों हल्ला करना फिर किसी भी चीज के लिए? उनकी देखिए डेमोक्रेसी, लोग क्या है ना, आंदोलनों को लोकतंत्र मानते हैं। लोकतंत्र का एक पार्ट है बहिष्कार, लोकतंत्र का एक पार्ट, उसे भी मानना होगा, उसकी अपनी रूपरेखा है। उसकी वजह एक ये है कि ये जो मुंबई में बैठे हुए लोगों ने पूरे देश के सेंटिमेंट को प्रभावित किया है किसी न किसी रूप में। आप देखेंगे फिल्मों में उठा करके देख लीजिए, हर फिल्म में आप ब्राह्मणों को किस रूप में दिखाया जाता है, आप उठाइए फिल्म, पहले ठाकुरों को दिखाया जाएगा तो बलात्कारी ही दिखाया जाएगा, ब्राह्मणों को दिखाया जाएगा तो लोभी ही दिखाया जाएगा, इतनी बड़ी शिखा, उस शिखा पर मजाक बनाया जाएगा। तो वो सहिष्णुता जो है ना, वो सहिष्णुता थोड़ी सी कम हुई है लोगों की। मतलब ये पहले से प्री प्लान्ड था एक तरीके से कि जहर भरो लोगों के दिमाग में। हुआ क्या ना, मैंने कहा कि हर चीज वो फंडिंग होती है, सब वो सब फंडिंग का कमाल है। वो कहेंगे कि ब्राह्मण जो है सो लुटेरे हैं, ब्राह्मण जो है सो लोभी है, ठाकुर जो है वो जब होगा तो बलात्कारी ही होगा, अत्याचारी ही होगा, वो गरीबों का मजाक बनाएगा, हाँ उनके साथ उत्पीड़न करेगा। तो ये जो मानक एक गढ़ दिए गए, आपको दे दिया गया और लगातार वो ठूसा गया तो समाज में इस तरह की धारणाएं बननी शुरू हुई। लेकिन आप जब लोग समझदार हुए, समझने लगे, उनका एजेंडा समझ बैठे, अब एजेंडा समझ बैठे तो शुरू कर दिया है उन्होंने बाइकॉट। तब इनको दर्द हो रहा है, तब इनको परेशानी हो रही है, और परेशानी हो रही है। हाँ तो जागृत है, बिहार का युवा तो जागृत है, वो तो अच्छे की बैंड बजा देता है। फिर तो आप उठा करके देखिए, आंदोलनों की शुरुआत बिहार से हुई, जितने भी आंदोलन हुए उन आंदोलनों में बिहार की बड़ी भूमिका रही है, तो बाइकॉट में भी बिहार की भूमिका रहेगी, क्यों नहीं? हम तो कलाम साहब के विरोधी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन बाकी जितने भी हैं जिनके हमारे वैचारिक मतभेद हैं, हम तो उनके विरोध करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ऐसा क्यों होता है। आज से पहले तो नहीं होता था, ये लोग नहीं करते थे, जो चीज हो रहा है होने दो। आपको अगर अपने कर्तव्य का पता नहीं है तो फिर अधिकारियों की बात मत कीजिए जी। आपको अपने कर्तव्य का भी ध्यान रखना होगा, तब आप अधिकारियों की बात कर सकते हैं। आप कर्तव्य भूल करके इस देश में अधिकार की बात करेंगे तो फिर काम, आपका देश के प्रति उत्तरदायित्व है जो आपका, उसका बोध होना चाहिए, और वो बोध समय समय पर हमारे महापुरुष कराते रहेंगे। अब नए वाले महापुरुष सोशल मीडिया वाले, तो महापुरुष कराते रहेंगे। तो भटकाव का मुख्य वजह क्या है? मुख्यतः कारण होगी ना कुछ तो इसकी। जो आज के यूथ बिल्कुल भटक चुके हैं, उनको मालूम ही नहीं क्या करना, डिप्रेशन में ज्यादा है आज के यूथ, आप फिर देख ही रहे हो। साहित्य तो पढ़ना होगा, साहित्य फुर्सत कहाँ है सर सोशल मीडिया से लोगों को? वो सरस सलील पढ़ते थे पहले समय निकाल करके, आजकल सोशल मीडिया पे समय निकाल। देखिए हमारे क्या है ना, हमारे पास इतनी बौद्धिक संपदाएं हमारी रही हैं, इतना नष्ट किया आकर के बाहरी आक्रमणकारियों ने, बावजूद हमारे देश की, हमारे राज्य की जिजीविका को खत्म नहीं कर पाए, जीने की इच्छा को खत्म नहीं कर पाए। और काहे का डिप्रेशन, किस बात का डिप्रेशन? एक लड़की छोड़ करके चली गई तो डिप्रेशन हो जाता है, और एक परीक्षा में फेल कर गए तो डिप्रेस्ड हो गया। हमारे यहाँ तो इतिहास रहा है कि अगर कालिदास को विद्यावती ने पैर मार करके निकाला तो 3 रचनाएं लिख दी, तीनों महाकाव्य लिख दिए, कुमार संभव लिख दिया, विज्ञान शाकुंतलम लिख दिया। तो आप शक्ति, मैंने कहा ना कि प्रेम को शक्ति बनाइए। प्रेम गलत नहीं होता, प्रेम का पात्र गलत हो सकता है, तो पात्र के चयन में आपने गलती की है तो नुकसान आपका होगा।
आप हील कीजिए, आप निकलिए, आगे बढ़िए, ठीक है। अगर आपको पीड़ा मिली है तो उस पीड़ा को सामग्री बनाइए, आप एक भोज्य पदार्थ बनाइए। आपको कविता लिखनी है उस पर, तो आप उसको शक्ति के रूप में उस पीड़ा को इस्तेमाल कीजिए, तब आप आगे बढ़ेंगे, आपको डिप्रेशन नहीं होगा। सर, अध्यात्म और साहित्य का आज के डेट में युवाओं की जिंदगी में क्या प्रभाव होना चाहिए? अभी थोड़ी देर पहले आपने डिप्रेशन की बात करी। जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अगर उससे निकलना है तो उनकी ओर लौटना होगा। साहित्य आपको समृद्ध बनाता है। और एक टर्म जो हमारे यहाँ बहुत आरंभ काल से आपने सुना होगा, सत्यम शिवम सुंदरम। यूथ भी जानते हैं इसको, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं समझ पाते हैं कई बार वो। और इसकी व्याख्या वही आपको साहित्य में मिलेगी और अध्यात्म में मिलेगी। मैं एक श्लोक है, शायद कपिल देव द्विवेदी जी ने उसको लिखा है। कपिल देव द्विवेदी जी बड़े भाषाविद हुए थे, बहुत बड़े। और उन्होंने लिखा कि सत्यम तत्वार्थ संपुष्ट, किसी भी शब्द के तत्व के अर्थ को संपुष्ट करता है। अच्छा। उस मैटर की जानकारी। शिवम लोक हितार्थ कृतम, शिव क्या है? संसार। शिव मतलब कल्याण होता है, मंगल होता है, तो संसार के कल्याण के लिए किया गया कृत, वो साहित्य में मिलेगा आपको, अध्यात्म में मिलेगा। और सुंदरम च हृदय गया है, हृदय जिसको ग्रहण कर ले सहज रूप से, जबरदस्ती ग्रहण नहीं करवाया जाए, जबरदस्ती बेल बटन नहीं दबाना है। आपकी रचनाएं पसंद आई तो बस वो बेल बटन सब्सक्राइब कर लेगा, तो वो कर लेंगे। तो सुंदरम च हृदय ग्राही, सुंदरता का वो नैसर्गिक चरित्र है कि हृदय उसको ग्रहण कर लेता है। तो इसी को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। ये आपको साहित्य में मिलेगा, ये आपको अध्यात्म में ही मिलेगा। और कोरोना काल में आध्यात्मिक चेतना का तो विस्तार हुआ ही है। सबको लगा कि नहीं, कोई ईश्वरीय शक्ति है, वापस लौटना पड़ेगा जरूर की ओर ना। जो दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो, तो आप देखेंगे कि बड़े बड़े लोग आप उसके भवन कुंड के पास बैठे थे, उनको लग रहा था कि नहीं, कल्याण अब यही है, यही मार्ग है, यही रास्ता है। और मंदिरों में जो भीड़ थी, आप जाएंगे पटना के मंदिरों में और वहाँ जो नज़र रखते हैं संख्या पर, जी जी जी, उनसे पूछेंगे, उनके बीच विश्लेषण करेंगे, उनके बीच रहेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आस्था और अध्यात्म दोनों की ओर झुकाव बढ़ा है। और साहित्य तो हमेशा से रहा है, साहित्य तो पसंद यूथ हो रहा है, ठीक है ना। जो कि आप एक शिक्षक के परिवार से हैं सर, तो शिक्षा पद्धति को आपने बहुत नज़दीक से जाना होगा। आज के डेट में पहले का हिंदुस्तान का जो शिक्षण पद्धति रहा, पहले का तो गुरुकुल वाली परंपरा अलग ही रही है, अभी की जो शिक्षा पद्धति है कितना कारगर है लोगों के लिए? अब जो नई शिक्षा नीति आई है, फिर से मुझे लगता है कि उससे कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। लॉर्ड मैकाले वाला तो छोड़ना पड़ेगा। वो गड़बड़ कर रहा है, उसी ने गड़बड़ करी है और उसी का परिणाम रहा है कि ये बीच का जो भटकाव रहा, वो सांस्कृतिक भटकाव रहा, सामाजिक भटकाव रहा। और चूंकि हर विषय, हर जगह के परिवेश का अपना अपना परिवेश होता है हर जगह का, और वहाँ अध्ययन अध्यापन का अलग तरीका होता है, वहाँ की अलग पद्धति होती है। तो अब समझना होगा। और नई शिक्षा नीति सरकार, भारत सरकार लेकर आई है और उस पर काम शुरू हो गया है। क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन हो रहा है, क्षेत्रीय भाषाएं उससे सशक्त होंगी और जो अंग्रेजीदा जो कल्चर था उससे थोड़ी सी मुक्ति मिलेगी। लेकिन उसके लिए काम करना होगा, वो यूं ही नहीं होगा, अनुवादक के रूप में उसको इस्तेमाल कराना होगा। कई नए तकनीकी शब्दावलियाँ हैं वो बनानी पड़ेंगी, उस दिशा में भी काम हो रहा है। आपको ध्यान ये होगा कि NIT पटना जो है तो संभवतः देश की पहला ऐसा राष्ट्रीय संस्थान है जहाँ हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की गई। BHU बाद में भोपाल में भी स्टार्ट की गई थी। हाँ, NIT ने पिछले साल ही शुरू कर दिया है। अच्छा, भोपाल में इस साल शुरू है, BHU में भी शुरू होने वाला है। तो धीरे धीरे ये चीज़ें सही है, ये होना चाहिए। क्षेत्रीयता और क्षेत्रीय भाषाओं का विस्तार तो होना ही चाहिए। ई-बुक के ज़माना में लाइब्रेरी की कितनी प्राथमिकता है? रहेगी, ठीक वैसे ही है जैसे मोबाइल में भी हमको टाइम दिख जाता है लेकिन हम घड़ी पहनते हैं। मोबाइल में भी कैमरे हैं लेकिन देखिए अभी कैमरे लगे हुए हैं, मतलब वो कभी खत्म नहीं होगा। वो क्वालिटी जो कहते हैं ना आप, जब क्वालिटी की बात आएगी, ठीक है, तो वो क्वालिटी वही मिलेगा। आपके खुशबू अलग होती है, पन्नों की खुशबू जो होती है ना। किताबें जो है ना, किताबें अब कहाँ, गुलाब कौन रखेगा? गुलाब वो गुलाब जमाना ही चला गया ना, 2 महीने का प्यार रह गया। उदय प्रताप सिंह बड़े शायर हैं, वो कहते थे कि मोबाइल के इस दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे खत पे कैसे कलेजा निकाल के। तो वो जो है ना, वो चीज़ें हैं, वो रहेगी, उसकी प्राथमिकता रहेगी, उसकी प्रधानता रहेगी, वो जुड़ाव रहेगा। आप देखिए पटना पुस्तक मेले की बात करें, पटना में भव्य पुस्तक मेला लगता है और पाठकों की क्या भीड़ आया करती है। जी। तो पटना के लोग, बिहार के लोग
अभी पसंद करते हैं उसी तरीके को, हालांकि उसका अपना प्रभाव है। ठीक है, वो जिन्हें किताबें उपलब्ध नहीं हो वो भी पढ़ सकें, उस दिशा में अगर सोचेंगे तो ये बुक्स काफ़ी कारगर हैं लोगों को। टाइम का अभाव जिसको है वो आराम से, लेकिन किताबों का मनोविज्ञान अलग है, वो अलग प्रभाव छोड़ता है। याददाश्त शक्ति भी आपकी किताबों से बढ़ती है। हाँ, कई बार होता है मोबाइल में देखते थक जाते हैं, हटाओ नहीं पड़ रहा है। आप नए रोग ले बैठते हैं ना, आंखों के रोग आप लेकर के बैठते हैं। जी। किताबों से तो किसी को नहीं सुना होगा कि बहुत पढ़ता था इसलिए आंख खराब हो गया, लेकिन स्क्रीन टाइम ज़्यादा गुजारेंगे तो आंखों पर उसका असर पड़ेगा, क्योंकि वो प्राकृतिक नहीं है। जी, सबसे बड़ी बात यह वही है। मैं कह रहा हूँ कि प्रकृति की ओर ही लौटना होगा। जब भी आप देखेंगे ना, सुविधा भोगी जितना बढ़ेंगे समस्या उतनी बढ़ेगी। सुविधाओं से इंसान को मतलब कहीं ना कहीं वापस फिर आना ही लेकिन इसकी होगा। अपनी खासियत है, इसकी जहाँ जरूरत है शल्य चिकित्सा आप देखेंगे तो वहाँ जरूरत पड़ेगी आपको। इसका भी एक अपना है, कहेंगे कि नहीं एलोपैथी नहीं है तो नहीं, उसके नहीं, वो तो चरक ने तो बहुत पहले ही शल्य चिकित्सा की थी, वही कह रहे हैं। हमारे यहाँ पद्धतियाँ सब रही हैं जी। उन पद्धतियों में एक योग को योगा बना देता है, ए लगा देता है, बस हो जाता है। पतंजलि को एक ब्रांड बना दिया गया, पतंजलि ऋषि थे। बिल्कुल बिल्कुल। उनके नाम को एक ब्रांड के तौर पे आज के डेट में यूज किया जाता है। उसी तरीके से चरक को एक ब्रांड बना दिया गया है। चरक हॉस्पिटल्स बहुत सारे हैं, करेंगे वो इस्तेमाल वही करते हैं। हमारा स्लोगन वही वाला करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि प्रभाव वही छोड़ेगा। आप देख लीजिए देश के जितने भी संस्थान हैं उनके राष्ट्रीय वाक्य, उनके आदर्श वाक्य देखेंगे वो संस्कृत में मिलेंगे। संस्कृत में बिल्कुल। राष्ट्रीय संस्थानों के अधिकतर आपको वाक्य अभी भी अगर बाजार के रूप में ही उसका इस्तेमाल करना है तो जाएंगे संस्कृत की ओर ही। अट्रैक्टिव लगता है। एक तो क्या है कि आधे ज्यादा लोगों को समझ में नहीं आता है, दिक्कत तो ये है। उससे ज्यादा उनको लगता है कि नहीं समझ में आता है तो प्रभाव ज्यादा छोड़ेगा। हमारे यहाँ का तो कल्चर यही है ना। आपको आप अगर अपने ही शहर में रह गए, अपने शहर के घर के जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध है, बाहर से केवल मिल जाता है तो आपको लगता है कि नहीं ये खास हो गया। लेकिन अभी भी आदर्श वाक्यों के चुनाव में अभी भी हम बाहर नहीं जाते हैं, अपने वेदों की ओर ही लौटते हैं, अपने धर्मशास्त्रों की ओर ही लौटते हैं, यहीं से उठाएंगे वो। वैसे भी सभी भाषाओं की जननी तो संस्कृत ही है ना, ही रही है मूल कारण। सर पढ़ाई का तरीका आपने बताया। अब आप हम हिंदी में पढ़ते हैं आ ई उ, ऐसे ही आरंभ में बच्चे पढ़ते हैं। इसको आप देखेंगे थोड़ा सा पहले जाएंगे, जब अष्टाध्यायी की रचना हुई पाणिनि ने लिखी थी तो आप वहां पर मिलेगा आपको माहेश्वर सूत्र एक है। भगवान शंकर 14 बार डमरू बजाते हैं, 14 तरह का आवाज निकलता है। वो इतना वैज्ञानिक है, अगर आप उस पर कभी भी ध्यान नहीं जाता है आज के यूथ का। वो याद करा रहे हैं आई याद करा ले, लेकिन एक बार याद कराएं आई उना रिलरी का उंगा ये उचा हयवटल न यमंगा ननम झभैया गडदस जब गडदस खफा छटा चटा चटा व कपय ससरा, सारी वर्णमालाएं इसमें है। 14 वर्णमाला याद कौन करे, सबसे बड़ी बात याद करना होगा ना। फिर आप आई याद करते हैं तो उसको याद करिए, वो ज्यादा वैज्ञानिक है। नहीं, लोग ना प्रामाणिकता के पीछे भागते हैं। दिक्कत तो यही है कि हमारे टीचर ने पढ़ा दिया 2 + 2 4, पूछेंगे नहीं कैसे क्यों। वही करना होगा ना। शिक्षकों का नैतिक दायित्व बनता है कि उनको बताना। बीच में हुआ क्या, हमेशा अब एक कल्चर आया और ये लंबे दिनों से था कि हम जान गए तो हम अगली पीढ़ी को नहीं देंगे। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज से आपने जो ग्रहण किया है समाज को आप लौटाएं। आप पढ़ करके गए, आप बड़े बड़े लोग आप देखेंगे, आप अपने गाँव की तरफ देखने नहीं जाते हैं। गाँव में छोड़ दीजिए घरों को, अब तो माता पिता को कोई नहीं देखता है, तो वो तो बात स्थिति अलग है, वो अलग। इसीलिए तो बढ़ रहे हैं, आप वृद्धाश्रम बढ़ रहे हैं, सब कुछ बढ़ रहा है। तो लौटना गांव की ओर है, लौटना वेद की ओर, लौटना मूल की ओर है, मूल की ओर, जड़ की ओर आना होगा, आपको आना होगा। मोटिवेशन का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, या मोटिवेटेड कैसे रहा जाए आज के यूथ को? उनको सेल्फ मोटिवेट होना होगा। ये जितने भी मोटिवेशनल गुरु हैं ना, वो आप देखिएगा कि आपको वो मोटिवेशनल गुरु ज्यादा है, चिंता करने वाले लोग कम हैं। एक ढेला मारिएगा तो 5 मोटिवेशनल गुरु पे लगेगा। मोटिवेशनल गुरु को मोटिवेट होने की जरूरत है। समझ अब स्थिति ये है, कंटेंट एक जैसे हाँ एक जैसे ही रहते हैं। वो हुंकार देना चिल्ला देना वो मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन आपको अब बाप के 4 जूता से अगर मोटिवेशन बिहारी को नहीं मिलता है तो फिर कहाँ से मोटिवेशन? सबसे बड़ा मोटिवेशन सबसे बड़ा मोटिवेशन वही है। और बिहार में अभी तक ये कल्चर है कि बाप के सामने इंसान खड़ा नहीं हो पाता है। तो अब एकाध की बात अलग हो जाती है, लेकिन जो मूल्यता है। अब एक शायर है कुंदन आनंद करके, वो बड़ा नया गीतकार है बिहार का। वो कहता है कि बाप को डर न हो इसलिए बाप जब भी डराए तो डर लीजिए। ये बहुत हो रही है। आप अगर बाप से नहीं डरते हैं तो बाप आपसे डरने लगेगा, तो उसको डर नहीं हो इसलिए आप उससे डर लीजिए। तो ये नए कलमकार की मैं भाषा कह रहा हूँ, इस तेवर के साथ वो लिख रहा है, इस सामाजिक दायित्व के साथ लिख रहा है, तो उसके कलम में दायित्व दिखता है। अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। समाज के अच्छे लोगों को सराहना होगा। मरने के बाद जो ये सराहने का सिलसिला चलता है उसके जिंदा रहने में सराहना होगा। तब आपको कोई प्रेमचंद मिलेगा, तब आपको कोई रेणु मिलेगा, तब आपको नागार्जुन मिलेंगे, तब आपको कलाम मिलेंगे इस समाज से। आज के जो युवा कार हैं प्रसिद्धि के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, सिद्धि के पीछे कोई भाग ही नहीं रहा है। वो नहीं समझ, उनको बताना होगा ना। वही मैं कह रहा हूँ कि फिर महसूस पे जाना होगा कि प्र के बाद सिद्धि आई है। वही तो
तीसरा शब्द जो प्र जुड़ा है, सिद्धि मिली तब प्रसिद्धि मिली है। आपको सिद्धि मिलेगी तो खुद प्रसिद्धि मिल जाएगी, प्रसिद्धि के पीछे भागने की जरूरत आपको नहीं है। दिनकर जी सिद्धि प्राप्त लोग हैं, कबीरदास, रैदास सारे सिद्धि प्राप्त हैं। आप आज के जितने मंचीय कवि हैं प्रसिद्धि है उनको, आज के 25 साल 50 साल बाद उनको कौन जानेगा। वही आपको कालजयी लिखने के पीछे भी बहुत नहीं भागना है। कालजयी लिखा नहीं जाता है, कालजयी हो जाता है। तो उसके लिए आपको उन तत्वों पर ध्यान देना होगा ना, उन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अपने लेखन की शैली में थोड़ा सा वो लाना पड़ेगा आपको। सर पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो फिर कैसी है आपकी, मतलब सपोर्ट, परिवार, पत्नी? पूरा रहा। पिताजी शिक्षक रहे, बचपन से जूते मिलते रहे। शिक्षकों के बेटे तो ऐसे भी कूटे जाते हैं। समाज में एक बात कही जाती है कि वो शिक्षक का बेटा है, वो बिगड़ जाएगा। हमारे गांव में ऐसी बातें अक्सर कही जाती थी। और हम जिस समय में बड़े हो रहे थे, जब किशोरावस्था की ओर पहुंच रहे थे, स्कूली दिनों में भी थे, तो वो नरसंहारों का मैंने बताया दौर था। रक्तपात हो रहे थे। अरवल में सबसे ज्यादा नरसंहार मुझे लगता है कि विश्व में हुआ होगा। तो हम पले बढ़े उस भय के वातावरण के बीच, लेकिन भय को कभी हावी नहीं होने दिया हमने, क्योंकि पारिवारिक संबल रहा हमारा इतना अच्छा। और ये संस्कृत, इसके पीछे बहुत अहम भूमिका रही संस्कृत की। मैं पढ़ाई करता रहा और +2 हालांकि मैंने साइंस से करा था, स्विच करके बिल्कुल अचानक से 10th के बाद +2 साइंस से करा था। लेकिन छुट्टियों में जब घर पहुंचे तो ऐसे ही अभिज्ञान शाकुंतलम पिताजी रखे हुए थे, छुट्टियों में उसको पलट के देख रहे थे। तो एक झुकाव तो था पहले से, संस्कृत को पढ़ा तो पढ़ लिए। फिर पिताजी से कहा कि मैं ग्रेजुएशन करूंगा संस्कृत से, मेरी इच्छा है संस्कृत। वापस से संस्कृत? हाँ संस्कृत। फिर आप भी वापस जड़ की ओर लौट गए? हाँ लौटना ही है ना, पलायन वही। क्योंकि वो जो रक्तपात जो बचपन में देखा था उसका मन पर मेरे बहुत प्रभाव पड़ा था। मैं पटना आया और पटना मुझे लगता है कि 2001 था, 2001 का समय रहा था। पटना आया यहाँ, और यहाँ की आबो हवा मुझे बहुत रास नहीं है। मैं गांव को मिस कर रहा था, लेकिन गांव आना जाना लगा रहा बीच बीच में। चूंकि बचपन से रहे साथ में, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हॉस्टल में डाल दिए गए हों, माता पिता के साथ ही मतलब वो एक संवाद का जो था और कनेक्टिविटी थी वो बनी रही। फिर टेलीफोन आ गया था उन्हीं दिनों में, तो फिर संवाद मिलता रहता था। चिट्ठी का दौर जा चुका था। चिट्ठी का दौर वहीं से उससे पहले चला गया था। 9th तक चिट्ठियाँ थी, तो 10वीं के बाद वो चिट्ठियाँ। तो घर परिवार का संबल बहुत जरूरी है। आज वो भी नहीं है। आज परिवार को, आज बाप को समय नहीं है कि बेटे को वो उसको फुर्सत मिली रहे, वो मोबाइल का को स्क्रॉल करता रहे। इसके लिए वो ट्यूटर रख रहा है कि बच्चा मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा 1 घंटे, मैं जो कर रहा हूँ वो देखेगा नहीं। और इस वजह से ट्यूटर रखे जा रहे हैं। तो इस दौर में तो समझना होगा, मतलब दूरियां दोनों तरफ से बढ़ी हैं। दोनों तरफ से बढ़ी है। तो फिर वो कैसे कदर करेगा आपकी? वो जब बड़ा होगा तो उसने जो देखा सीखा है वही तो लौटाएगा। मतलब गार्जियन की भी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। वही अभिभावकत्व खत्म हो गया है, समाज का भी और अब तो बाप का भी। समाज तो एक अलग ही दिशा में आपको लेके जा रही है आज के डेट में। डेविएशन की चीज आपको मिलेंगी, उस दौर में भी था, आज भी है। ठीक है, उन दिनों में किताबें हुआ करती थी, आज फिल्में हैं, बात अलग है। एक तरह तरह की किताबों के बीच किताब रख के लोग पढ़ते थे। ठीक है, आप अगर चले जाएंगे का बहुत बड़ा स्थान प्रेम विवाह आपने शायद किया है सर। हाँ, तो वो रहा है, वो रहेगा। ठीक है, विवाह आपने कब किया था? विवाह मैंने किया कोरोना काल से ठीक पहले विवाह किया, और कोरोना काल आ गया। उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे कोरोना भी आया था। विवाह एक बिटिया है मेरी जी, नैनिका नाम है उसका, बोलना अब सीख रही है, चलना सीख रही है। उस पर भी लिखता रहता हूँ कुछ कुछ। अच्छा, प्रेम विवाह किया था आपने? कह सकते हैं प्रेम। जीवन में विवाह आप करें तो प्रेम होना ही है। हाँ, या तो जिससे विवाह उससे प्रेम कर लो, नहीं तो जो ईश्वर ने जो तय कर रखा है वो तय कर रखा है। आप जो चाहेंगे वही होगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, ईश्वर ने कुछ तय कर रखा है, आपको सिद्धि ईश्वर देंगे, आप प्रसिद्धि के पीछे भागते रहिए। तो बिटिया का मतलब अभी चल रहा है उसके पीछे, एक अलग ही सुकून मिलता होगा कि चलो। मैं जब जाता हूँ घर लौटता हूँ तो वो सोई रहती है जाग करके, उसे कितना भी बज रहा हो, कोई समय मैं नहीं देखता हूँ, घड़ी देखता हूँ तो 12 बज रहे हैं, तो भी तुम आ गए पापा। तो वो जो है ना, तुम आगे, तुम कहाँ थे पापा, मैं रो रही थी पापा। तो बच्चों का जो है ना, बच्चों के साथ हम अपना बचपन जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सुकून का अगला नाम बचपना है। और बिल्कुल, बेटियां तो रुनकी झुनकी होती ही हैं, हम कहते हैं बिहार में। और हमारे लिए तो सौभाग्य, हम छठ मैया से रुनकी झुनकी ही मांगते हैं, बाकी जगह बेटा जिसको मांगना है मांगते हैं। हम तो ये नहीं समझेंगे ना, ये सनातन पर हमला करने वाले नहीं समझेंगे। उनको बसाएगा तो बस वो गालियां देंगे सनातन को। सनातन ने क्या दिया? सनातन ने यही तो दिया। ये लोग किसका है? सनातन धर्मावलंबियों का ही लोग रहा ना, जिसने कहा कि उनकी झुनकी बेटी मांगिला। पढ़ल पंडित दमाद क्यों मांगा? सशक्तिकरण वहां है। सही बात है, बिल्कुल।
वो ठीक से रख सकेगा, वो ठीक से वहन कर सकेगा। याज्ञिक रूप से आपने ग्रहण किया है, पानी ग्रहण संस्कार किया है, आपने जिम्मेदारी ली है, तो जिम्मेदारी का बोध तो आपको होना चाहिए ना। और इतिहास हमारा समृद्ध रहा है इसके लिए, कोई उंगली नहीं उठा सकता हमारे इतिहास पे कि हाँ अपने बेटियों के साथ ऐसे किया वैसे किया। हम तो उसके लिए युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। एक स्त्रियों पर मेरी रचना भी है, मैं सुनाऊंगा। बिल्कुल बोलने वाला था, कोई अच्छी सी कविता सुना दीजिए सर। मैं यूं ही सुना देता हूँ, गा करके नहीं, पढ़ करके सुना बिल्कुल देता सर, हूं। आप पढ़ के सुनाइए। है नमन नारी तुम्हें जी। कि धरा तुमसे हुई पावन, तुम नहीं तो सृष्टि का श्रृंगार सुना ही रहेगा। है नमन नारी तुम्हें कि बिन तेरे दुनिया अधूरी, तुम जहां हो उस जगह आनंद दूना ही रहेगा। माँ बनी तो शिशु सब कुछ उस पे जीवनवार भूली, रूप की रक्षा भी बिसरी सोलहो सिंगार भूली। एक ही धन मान कर सब धन को बैठी मान धूली, और कुछ चाहत न मन्नत शिशु पकड़े जब अंगुली। है नमन माता तुम्हें कि धरा तुमसे हुई पावन, तुम नहीं तो पुत्र का संसार सुना ही रहेगा। एक पुरुष के संबंध जितने भी होते हैं, जितने तरह के संबंध होते हैं, माँ बेटी का संबंध होता है, बाप बेटी का संबंध होता है, पति पत्नी का संबंध होता है, प्रियतम प्रियता का, बहुत तरह के संबंध होते हैं, भाई बहन के संबंध होते हैं। तो अलग अलग संबंधों पर हमारी पंक्तियां हैं इस कविता में, वो आपको सुनता हूँ। इसको गा करके भी थोड़ा सा सुना देता हूँ। बिल्कुल सर। बन बहन भाई के जग में तू ही रक्षा सूत्र लाई, तुम नहीं तो सरहदों की भी पड़ी सुनी कलाई। और तुम बिन कौन भरता बहन मन की गहन खाई, कौन करता दूज के दिन मूसलों से यम धुलाई। है नमन बहना तुम्हें की धरा तुमसे हुई पावन, तुम नहीं तो भाई का संसार सुना ही रहेगा। आगे देखेंगे, बन के दुहिता, दुहिता कहते हैं पुत्री को, द्विहिता जो दो कुलों का हित करती है, दो खानदानों का। बन के दुहिता दो कुलों में रंग भरती हो तुम ही तो, ख्वाब पूरे हो पिता के जंग लड़ती हो तुम ही तो। पिता को भी कल्पना के संग करती हो तुम ही तो, निरस जग में अल्पना के रंग भरती हो तुम ही तो। मन के सोने आंगनों की रुनकी झुनकी प्यार तुम हो, माँ की परछाई तुम ही हो, पिता का संसार तुम हो। छठ तुम हो, जिउतिया तुम, सारे व्रत त्योहार तुम हो। तुम नहीं तो शून्य सब है, प्राण का आधार तुम हो। है नमन बेटी तुम्हें की तुम नहीं तो प्राण निष्फल, दान करके भी तुम्हें आशीष दूना ही रहेगा। है नमन नारी तुम्हें। आगे देखिए, प्रिया बन तुमने बताया प्रेम का अनुबंध भी है, रक्त के बिन यज्ञ के बिन जगत में संबंध भी है। चांद की किरणों में गर्मी रूप रस और गंध भी है, हार करके जीतने में हृदय को आनंद भी है। है नमन प्रियतमा तुमको, हृदय तुमसे हुआ पावन, तुम नहीं तो प्रेम का व्याकरण सुना ही रहेगा। है नमन नारी तुम्हें। अंतिम बंदी इसका जो है एक पुरुष का, तुम न हो तो इस जगत में शून्य का सिद्धांत न हो कोई पुरुष जग में, देश न हो प्रांत न हो। असीम और गतिशील ऊर्जा बिन तुम्हारे श्रांत न हो, सृष्टि कैसे रचे सृष्टि स्वयं लक्ष्मी कांत न हो। है नमन तुमको प्रकृति, तुम नहीं तो ब्रह्म क्या है, बिन तुम्हारे ब्रह्म का वितान सुना ही रहेगा। है नमन नारी तुम्हें। तो ये एक पुरुष का भाव है नारी के लिए समाज में। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करके। बहुत अच्छा। और मैं आपके व्यूअर्स को, पूरे बिहार के व्यूअर्स को एक दो बात मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी नई बात कुछ कही जा रही हो, जब भी कुछ नया किया जा रहा हो, उसे सराहिए। हमारा दोस्त एक रजत है, कहते हैं कि जिंदा रहने वाले की तारीफ करो, मरने पर तो सब अच्छे हो जाते हैं। सही बात है।